नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे क्लास 6 का विज्ञान, जिसमें हम देखेंगे विज्ञान के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है मनुष्य किस प्रकार की जंतु है। तो मनुष्य याद रखिएगा सर्वाहारी जंतु है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। अब हम बात करते हैं सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा सर्वाहारी जंतु कहते हैं वैसे जंतु जो भोजन के रूप में सभी चीज को ग्रहण करते हैं। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है मनुष्य एवं तिलचट्टा किस प्रकार की जंतु है। तो मनुष्य एवं तिलचट्टा याद रखिएगा सर्वाहारी जंतु है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है बाघ किस प्रकार की जंतु है। तो बाघ याद रखिएगा मांसाहारी जंतु है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। मांसाहारी जंतु कहते हैं जो केवल मांस को ग्रहण करता है भोजन के रूप में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है आलू में उपस्थित होता है। आलू में क्या चीज उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा मंड उपस्थित होता है आलू में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो घेंगा रोग याद रखिएगा आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है। तो रुक्षांश के मुख्य स्रोत याद रखिएगा ताजे फल और सब्जियां हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं याद रखिएगा वसा और कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों जो है ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से याद रखिएगा रतौंधी होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। और विटामिन बी से याद रखिएगा बेरी होता है। विटामिन सी से याद रखिएगा स्कर्वी होता है। और विटामिन डी से याद रखिएगा रिकेटस होता है। क्लियर है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रश्न आ गया है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा बेरी होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। तो जो तंतु पौधा और जंतु दोनों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं। तो प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है। तो मानव निर्मित तंतु की बात करें तो पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक ये तीनों हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी इनमें से सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया याद रखिएगा कताई कहलाती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया याद रखिएगा बुनाई कहलाती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोमल पदार्थ है। कोमल पदार्थ की बात करें तो रबर जो है कोमल पदार्थ है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। बाकी साबुन, लकड़ी और लोहा ये तीनों जो है कठोर पदार्थ है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है निम्न में किस पदार्थ में चमक होती है। तो किस पदार्थ में चमक होती है। तो यहाँ पे दिख रहा है सीधा सोना में चमक होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है निम्न में कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है। तो याद रखिएगा जल के अलावा घोलक की अगर हम बात करें तो केरोसिन तेल हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है वह घोल जिसमें घुले पदार्थ की और मात्रा घुलाने की क्षमता नहीं होती है कहलाती है। तो जिसमें घुलाने की क्षमता नहीं होती है उसे असंतृप्त घोल कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी।
चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है कहलाती है। तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं पारभासी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। पारदर्शी से याद रखिएगा साफ साफ दिखाई देता है, और पारदर्शी से कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन पारभासी से धुंधला दिखाई देता है। क्लियर है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है वह पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थ में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें घुलनशील पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है पदार्थ को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है। पदार्थ को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है, याद रखिएगा वाष्पीकरण, चुनना, छानना, यानी कि ये तीनों जो है पदार्थ को अलग करने की विधियां है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि होती है। जब मिश्रण कम मात्रा में हो तो इसे हम लोग चून करके अलग कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा कपूर। कपूर को जब हम गर्म करते हैं तो वो ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाती है, और जब हम ठंडा करते हैं तो गैसीय अवस्था से याद रखिएगा ठोस अवस्था में बदल जाती है। इस क्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्लियर है। इसका ऑप्शन हो जाएंगे सी, कपूर। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। तो याद रखिएगा ठोस में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ के तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा जल जो है ये पदार्थ के तीनों अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए करती है। पत्तियां जो है जल का उपयोग क्या चीज बनाने के लिए करती है। तो याद रखिएगा भोजन बनाने के लिए। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को कहते हैं। तो इस क्रिया को याद रखिएगा वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है निम्न में फूल का नर भाग कौन सा है। तो फूल का नर भाग याद रखिएगा पुंकेसर है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है निम्न में फूल का मादा भाग कौन सा है। तो फूल का मादा भाग याद रखिएगा स्त्री केसर है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं, कहलाते हैं। तो याद रखिएगा जिस फूल में केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं, ऐसे फूल को नर फूल कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं कहलाते हैं। तो जिस फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होंगे ऐसे फूल को हम लोग द्विलिंगी फूल कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं। तो पूर्ण फूल के याद रखिएगा 4 भाग होते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसे कहते हैं। शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसे हम लोग जोड़ कहते हैं। ऑप्शन याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है। शरीर की अस्थियों का ढांचा याद रखिएगा कंकाल तंत्र कहलाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है ऊपरी जेबरे एवं खोपड़ी की संधि कहलाती है। तो याद रखिएगा अचल संधि कहलाती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है निम्न में किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है।
किस जीव की अस्थियां यानी कि हड्डी जो है खोखली लेकिन मजबूत होती है? तो याद रखिएगा पक्षी की। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? तो मिट्टी याद रखिएगा केचुआ खाते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। केचुआ को याद रखिएगा हम लोग किसानों का मित्र कहते हैं। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है किस पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती है? तो याद रखिएगा छुई मुई की। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है निम्न में किस जीव का शरीर धरारेखीय होता है? तो धरारेखीय याद रखिएगा मछली का होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी, जिसके कारण वह पानी में तैर पाती है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की डैश कहलाती है? तो वह उस वस्तु की चाल कहलाती है, स्पीड। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या आवश्यक है? तो आप सभी को पता होगा प्रकाश जरूरी है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है प्रकाश गमन करती है। प्रकाश याद रखिएगा हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर। प्रश्न 43 कहता है बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार याद रखिएगा एडिसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो बल्ब की कुंडली याद रखिएगा टंगस्टन की बनी होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है श्वसन के लिए आवश्यक होती है। तो श्वसन के लिए याद रखिएगा वायु बहुत ही जरूरी होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण संभव है? तो मोमबत्ती का जलना याद रखिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। वैसे भी याद रखिएगा किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी होता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। तो गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है तो याद रखिएगा घड़ी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। बाकी उड़ती चिड़िया, चींटी की गति और घड़ी की सुई ये तीनों जो है गति का उदाहरण है गतिशील वस्तु का। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है आवृत्ति गति का उदाहरण है। आवृत्ति गति का उदाहरण याद रखिएगा लोलक की गति है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है दूध से दही बदलना कौन सी परिवर्तन है? तो याद रखिएगा दूध से दही बदलना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है बल्ब का जलना कौन सी परिवर्तन है? तो याद रखिएगा बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। अब आप सभी के लिए एक सवाल है भोजन का पचना कौन सी परिवर्तन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। तब तक वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।